हेलो एवरीवन, आई एम पल्लवी मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न टू टीच। तो आज कर रहे हैं कानपुर यूनिवर्सिटी, जिसे आप CSJM यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं, बीएड सेमेस्टर 4 वालों का पेपर नंबर 2। पेपर नंबर 2 है आपका कॉन्करेंट इश्यूज ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। तो लास्ट ईयर का जो आपका पेपर है 24-25 जो मई में हुआ था, आज पूरे 100 क्वेश्चन इस पेपर के डिस्कस करेंगे। ओके, सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और कानपुर यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगता है तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर किया करिए, उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल वीडियोज़ बनाने के लिए, और साथ में इस चैनल की रीच भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचती है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज अ मेजर फोकस ऑफ द नेशनल पॉलिसी एजुकेशन 2020। सो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन आपका टॉपिक है 2020 NEP 2020 पर पूरा, जो कि नोट्स एंड ऑल में प्रॉपरली गिवन है। अगर आप लोग पेड नोट्स परचेस करना चाहते हैं तो आप लोग पेड नोट्स के लिए आप लोग learn2teachhub.com इस वेबसाइट पर जाकर सिंपल और इजी जो आपका पूरा कंटेंट एज पर योर ऑब्जेक्टिव पेपर बना हुआ है आप परचेज कर सकते हैं। पेपर वाइज आप परचेज कर सकते हैं, और जिसमें आपको MCQs मिलते हैं प्लस 3 साल के PYQs मिलते हैं। इसके बाद आपको कुछ भी और बाहर से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। बार बार बताती हूँ क्योंकि लास्ट टाइम ऐसा हो रहा था, जो लोग इजी नोट्स एंड ऑल खरीद ले रहे थे, बाद में उनको समझ में आ रहा था कि इजी नोट्स से आपका सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा, उस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते हैं। सो इसीलिए बार बार बताती हूँ कि बाद में आपको लगता है कि अब उसमें इन्वेस्ट कर दिया, अब इसमें कैसे इन्वेस्ट करें। तो आप बहुत ही ईजी और सिंपल लैंग्वेज का कंटेंट है, PDF नोट्स हैं। learn2teachhub.com इस वेबसाइट पे जाके आप परचेज कर सकते हैं। और अगर कोई भी इसके रिगार्डिंग कोई इंक्वायरी है या कोई प्रॉब्लम होती है तो 7208053840 इस नंबर पे आप मैसेज करके अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, व्हाट इज द मेजर फोकस ऑफ द नेशनल पॉलिसी एजुकेशन 2020। प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन, यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज, रिड्यूसिंग लिटरेसी प्रोग्राम्स, या फोकसिंग ओनली ऑन साइंस एजुकेशन। तो NEP 2020 के अकॉर्डिंग जो मेन इन चारों में आपको मोस्ट सुटेबल चुनना है वो है आपका ऑप्शन नंबर B, यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज। शिक्षा और समान अवसर, शिक्षा का समान अवसर, तब तक सार्वभौमिक पहुंच। ठीक है, तो इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। इन विच ईयर रिवीजन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हेल्ड आफ्टर 1986। अब 1986 के पास 1992 में जो है अगेन इसका रिव्यू हुआ था, रिवीजन हुआ था। सो यहाँ पर हम देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर B है 1992। पूरा इसी तरीके से, और जो है डेट वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जैसे बोलेंगे आप, पूरा इवेंट हिस्टोरिकल इवेंट के बेसिस पे अगेन ये पेपर है, पूरा उसी तरह से आपको PDF नोट में कंटेंट मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। What is the most important common reason for dropout at the primary level in rural areas? तो रूरल एरियाज में ड्रॉप आउट का सबसे मेन प्राइमरी लेवल पे क्या रीजन है? लैक ऑफ इंटरनेट एक्सेस, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट्स, इकोनॉमिक कॉन्स्टेंट एंड फैमिली लेबर, या ओवरलोडेड करिकुलम। तो ऑब्वियसली तो समझ में आया होगा कि इन तीनों में सबसे जो मेन कारण वो यही है कि इकोनॉमिक कॉन्स्टेंट एंड फैमिली लेबर, आर्थिक बाधाएं, पारिवारिक श्रम। इसकी वजह से जो गांव में बच्चे जो हैं वो अपना प्राइमरी एजुकेशन को या प्राइमरी लेवल पे अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं कुछ ग्रेड्स तक पढ़ने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कॉज ऑफ ड्रॉप आउट अमंग गर्ल्स इन सेकेंडरी एजुकेशन। अब गर्ल्स के बीच में पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई फीस, जेंडर बायस एंड अर्ली मैरिज, या लैक ऑफ इंटरनेट। तो ऑप्शन नंबर C यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, जेंडर बायस और अर्ली मैरिज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following is a key objective of the Sarv Shiksha Abhiyan? Promote higher education research, provide free and compulsory education to children, conduct competitive exams for civil services, या promote distance education at the university level। तो ऑप्शन B यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य था प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू एवरी चिल्ड्रन। नेक्स्ट देखते हैं। What problem contributes to the deterioration of educational standards? Holistic education, use of multiple assessment method, mass copying and examination malpractices, या टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो एजुकेशन जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड हैं उसमें डिटोरिएशन किसकी वजह से होता है? होलिस्टिक एजुकेशन की वजह से, या यूज ऑफ मल्टीपल असेसमेंट मेथड की वजह से, या मास कॉपिंग या
डिस्क्रिमिनेशन माल प्रैक्टिस। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है कि जो सामूहिक नकल, कभी कभी आपने सुना होगा कि गांव में अक्सर नकल हो रही है, परीक्षा में गड़बड़ी हो रही है, पेपर लीक हो जा रहा है, तो उसकी वजह से एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है वो एक तरह से डिटोरिएट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। NEP 2020 aims to promote education in which language approach? So only English, multi-language and mother tongue home language teaching till grade 5, only Hindi या संस्कृत only. So ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। मल्टी लैंग्वेज की बात करते हैं और मदर टंग में 5th ग्रेड तक बच्चे को आप मदर टंग में या उसके रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाने को प्रमुखता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। Which policy introduced continuous and comprehensive evaluation? तो continuous and comprehensive evaluation किस पॉलिसी के अंतर्गत सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था? NEP 1986, 1992, 2020 या फिर नन ऑफ द। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। NEP 1986 में पहली बार कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन के बारे में बताया गया था, बोला गया था। नेक्स्ट देखते हैं। वन मेजर कॉज ऑफ वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन इन सेकेंडरी एजुकेशन। सबसे बड़ा कॉज क्या है? एडवांस्ड करिकुलम, इफेक्टिव स्कूल मैनेजमेंट, लैक ऑफ पेरेंटल सपोर्ट एंड पॉवर्टी या फिर ऑनलाइन लर्निंग सिस्टम। तो वेस्टेज और स्टैग्नेशन को इस सेकेंडरी एजुकेशन में बोलते हैं कि वेस्टेज का मतलब क्या है कि आप छोड़ दे रहे हैं, एजुकेशन को बीच में छोड़ दे रहे हैं, तो वो आपका वेस्ट हो जा रहा है। और सम टाइम स्टैग्नेशन का मतलब होता है कि सेम ही ग्रेड में बार बार रिपीट हो जाना, रिपीट करते रहना, बच्चा पास ही नहीं कर पा रहा है। तो मेजर काम इसमें रोल क्या हो जाता है? लैक ऑफ पेरेंटल सपोर्ट एंड पॉवर्टी, गरीबी और माता पिता के सहयोग का अभाव की वजह से। नेक्स्ट देखते हैं। When was सर्व शिक्षा अभियान लॉन्च्ड? तो 1995, 2001, 2005 या 2010। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। सर्व शिक्षा अभियान SSA हमारा 2001 में लॉन्च हुआ था। 10 क्वेश्चंस डन हो गए। नाउ मूविंग टू द 11th क्वेश्चन। द डॉलर्स रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो डॉलर्स रिपोर्ट एक पूरा टॉपिक है आपका, जिसपे अच्छे से डिस्कस किया है हमने नोट्स में। यूनेस्को, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक या IMF। तो यहाँ पर डॉलर्स रिपोर्ट पब्लिश की गई थी यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। द जनार्दन रेड्डी कमेटी वाज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया? वुमेन इंप्रूवमेंट, एजुकेशनल रिफॉर्म्स, टीचर एजुकेशन या वोकेशनल ट्रेनिंग। तो देखिए ये जनार्दन रेड्डी जो कमेटी है ये एजुकेशनल रिफॉर्म्स से रिलेटेड थी। उसी एजुकेशन को वापस से देखने के लिए 1992 में 1986 के बाद इन कमेटी बनाई गई थी। Which of the following is not one of the 4 pillars of education in Dollars report? Learning to know, learning to do, learning to ignore and learning to be. तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होता है। Learning to ignore is not any pillar in Dollars report. क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। Which of the following is a government initiative to promote vocational education at the secondary level? स्वयं, PMKVY, मिड डे मील स्कूल स्कीम या फिर समग्र शिक्षा अभियान। तो जो वोकेशनल एजुकेशन के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। विच पिलर फोकस ऑन स्किल्स एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन? तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात कौन करेगा? लर्निंग टू नो, लर्निंग टू बी, लर्निंग टू लिव टुगेदर या लर्निंग टू डू। तो प्रैक्टिकल स्किल की बात करेगा लर्निंग टू डू। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। The recommendation of the Janardhan Reddy Committee led to the development of NIOS curriculum, National Education Policy 2020, Revised Teacher Education Program या फिर University Grant Commission Act। तो इन चारों में सबसे ज़्यादा जो आपका जनार्दन रेड्डी कमेटी ने रिकमेंड किया था वो रिवाइज टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के बारे में था। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। The RTE Act 2009 make education free and compulsory for children age 3 to 8, 10 to 18, 5 to 15 या फिर 6 to 14। तो वी ऑल नो दैट 6 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए RTE एक्ट में 2009 में फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का प्रावधान किया गया। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन? अब कौन से आर्टिकल में किया गया? आर्टिकल 21A, 15, 19 या 30? किस में किया गया? तो 21A में जो है शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया है और RTE एक्ट के बारे में फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराने की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। विच गवर्नमेंट बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द RTE एक्ट? अब RTE एक्ट बन गया, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? NCERT की, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की, UGC की या AICTE की? तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है फॉर इम्प्लीमेंटिंग द RTE एक्ट। इग्नू, इंदिरा गांधी
नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो है हमारी जी इज बेस्ट नोन फॉर क्लासरूम एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन, कॉर्पोरेट एजुकेशन या डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होता है, डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 आ गया, स्टैग्नेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन मीन स्टूडेंट एक्सेलिंग इन स्टडीज, स्टूडेंट्स प्रमोटेड एवरी ईयर, स्टूडेंट्स रिपीटिंग द सेम ग्रेड या चेंज इन स्कूल करिकुलम। तो अभी मैंने डिस्कस किया कि स्टैग्नेशन का मतलब होता है सेम ग्रेड में बार बार रिपीट करना, मीन्स स्टूडेंट्स रिपीटिंग द सेम ग्रेड। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, NIOS provides education primarily through classroom teaching, online coaching centers only, distance and open schooling या private university। तो NIOS जो नेशनल इंडियन ओपन स्कूलिंग है, ये ऑप्शन सी डिस्टेंस एंड ओपन स्कूलिंग को प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट देखते हैं, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ डाइट इंक्लूड्स कंडक्टिंग यूनिवर्सिटी इन इंट्रेंस टेस्ट, regulating private school, training elementary school and teachers and supporting local curriculum development या accrediting engineering colleges। तो ट्रेनिंग टीचर डाइट हम सभी जानते हैं, ट्रेनिंग एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स एंड सपोर्टिंग लोकल करिकुलम डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, रमसा जिसे राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान बोलते हैं, वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर, 2000, 2005, 2015 या 2009। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है, 2009। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, विच मिनिस्ट्री ओवरसीज द फंक्शनिंग ऑफ NIOS, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, NIOS जो है, सो NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वजह के से फंक्शनिंग के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, द मेन रोल ऑफ SCERT इन ए स्टेट टू conduct national level competitive exams, develop state level curriculum and textbook, and manage university admissions या accredit private schools। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, SCERT का काम है डेवलप स्टेट लेवल करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक। नेक्स्ट देखते हैं, रमसा aims to reduce dropout rates in secondary education, enrollment in primary schools, number of colleges and number of teachers। तो रमसा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो था, उसमें ड्रॉप आउट रेट्स को घटाने की बात करी गई थी कि बच्चे जो है सेकेंडरी एजुकेशन में ड्रॉप ना करें। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, रमसा फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग ओनली अर्बन स्कूल्स, ओनली प्राइवेट स्कूल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्वालिटी ऑफ सेकेंडरी स्कूल्स या ओनली टीचर सैलरी। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्वालिटी ऑफ सेकेंडरी स्कूल्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, व्हाट डज वेस्टेज इन सेकेंडरी एजुकेशन रिफर टू, स्टूडेंट्स स्कोरिंग लो मार्क्स, हाई ड्रॉप आउट रेट्स बिफोर कंप्लीटिंग द कोर्स, रिपीटेशन ऑफ एग्जाम या फिर यूज ऑफ प्रॉपर पेपर इन एग्जाम्स। तो वेस्टेज का मतलब क्या होता है कि हाई ड्रॉप ऑफ रेट्स बिफोर कंप्लीटिंग द कोर्स, क्योंकि अगर आपने बिना कोर्स को कंप्लीट किए ड्रॉप आउट कर दिया तो इसमें से आपने जितना पढ़ा वो सब बेकार हो गया, वेस्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं 30th क्वेश्चन, विच बॉडी इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग स्कूल लेवल करिकुलम इन इंडिया, इग्नू, जनार्दन रेड्डी कमेटी, NCERT या NIOS। तो यहाँ पर विच बॉडी प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल स्कूल लेवल करिकुलम के लिए, NCERT is responsible। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, NAAC NAAC works under the umbrella of which organization, AICTE, NCTE, UGC या CBSE। तो हम सभी जानते हैं NAAC हमारी जो अभी आपके सत्यप्रकाश साहू महाराज यूनिवर्सिटी है, उसको भी NAAC की तरफ से ग्रेडेशन मिला है, सो UGC। ओके, At what age does the foundation stage in India's NEP 2020 typically begin? तो फाउंडेशन स्टेज किस से बनती है, पूरा NEP 2020 हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है जो आपके सिलेबस में है इन द PDF नोट्स। तो 3 इयर्स यहाँ पर होता है, 3 इयर्स में फाउंडेशन स्टेज जो है शुरू होती है बच्चे की। What is one of the key objectives of primary education in India? Specialization is subjects, promote of multilingualism and literacy, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग या फिर प्रिपरेशन फॉर एंट्रेंस एग्जाम। तो प्राइमरी एजुकेशन का एम होता है प्रमोशन ऑफ मल्टीलिंग्विज्म एंड लिटरेसी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फेसाइज्ड इन फाउंडेशन इन प्राइमरी एजुकेशन, रोट मेमोराइजेशन, क्रिटिकल थिंकिंग एंड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, कॉर्पोरेट स्किल्स या रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो प्राइमरी एजुकेशन में देखिए रोट मेमोराइजेशन की बात होती है, बच्चों को ABCD पढ़ाया जाता है, A फॉर एप्पल, B फॉर पोएम्स लर्न कराई जाती है। तो प्राइमरी एजुकेशन में आप कह सकते हैं कि रोट मेमोराइजेशन है।
35 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज अ की फोकस ऑन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इन 1992? Privatization of all educational institution, promotion of distance education only, universalization of elementary education या introduction of semester system in schools. तो देखिए एनईपी 1992 सॉरी 2020 बोल दिया मैंने, 1992 में यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की बात की गई थी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनसीईआरटी? नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नेशनल कमेटी फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नेशनल सेंटर फॉर एजुकेशन रिफॉर्म एंड टेक्नोलॉजी या नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, विच बॉडी रेगुलेट्स टेक्निकल एजुकेशन इन इंडिया? यूजीसी, एनसीईआरटी, एआईसीटीई या इग्नू? तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होता है, एआईसीटीई। वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया इज टू encourage early specialization in one subject, eliminate co-curricular activities, provide flexibility in subject choices and develop skills, या फिर focus solely on textbook learning। तो main objective of secondary education is provide flexibility in subject choice and develop life skill। जैसा कि साइंस वाले साइंस बैकग्राउंड चूज करते हैं, आर्ट्स वाले आर्ट्स, कॉमर्स वाले कॉमर्स, कंप्यूटर चूज करने वाले अलग, उनका तो मीन्स अपने सब्जेक्ट की फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, टेक्निकल एजुकेशन मेनली एम्स टू प्रमोट आर्ट एंड लिटरेचर, एनकरेज क्लासरूम ओनली लर्निंग, डेवलप स्किल्ड मैन पावर फॉर इंडस्ट्री या फिर रिप्लेस एकेडमिक एजुकेशन इंटायरली। तो टेक्निकल एजुकेशन का मेन एम क्या होता है? डेवलप स्किल्ड मैन पावर फॉर इंडस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया टिपिकली कवर्स विच ग्रेड लेवल? तो क्रिस 1 to 5, 6 to 8, 3 to 6 या 9 to 12? तो सेकेंडरी एजुकेशन इज 9 to 12। Which of the following is emphasized in the secondary education curriculum? Play-based learning, vocational education and subject flexibility, only language development या memorization of textbooks? तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, vocational education and subject flexibility। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। What initiative supports education for SC/ST students? National scheme, नेशनल इनकम स्कीम, मिड डे मील स्कीम, प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स या स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम? तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होता है, प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन फोकस ऑन segregation from mainstream school, admission only in special schools, integrating them into regular schools with support या only online education? तो यहाँ पर हम बात करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है इंटीग्रेटिंग देम इनटू रेगुलर स्कूल विद सपोर्ट। विच कमेटी रिपोर्ट हाईलाइटेड द नीड टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ स्कूल बैग्स? यशपाल कमेटी, कोठारी कमीशन, मुदालियर कमीशन या जनार्दन रेड्डी कमेटी? तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, यशपाल कमेटी ने बर्डन ऑफ स्कूल बैग्स की बात करी थी। What institution is proposed to regulate higher education excluding medical and legal? CBSE, NCTE, UGSC, NHERC? तो यहाँ पर कौन से हायर एजुकेशन को प्रमोट करता है, रेगुलेट करता है, मेडिकल और लीगल को छोड़ के? NHERC। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। Which of the following is emphasized in India's higher education reforms? Narrow subject focus, multidisciplinary institute and academic credit transfer, ओनली सेंट्रलाइज करिकुलम या फिर मेमोरी बेस्ड असेसमेंट? तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है, मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस एंड एकेडमिक क्रेडिट ट्रांसफर। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर चैलेंज इन टीचर एजुकेशन इन इंडिया? लैक ऑफ स्टूडेंट इंटरेस्ट, शॉर्टेज ऑफ फॉरेन लैंग्वेज टीचर्स, inadequate quality of teacher training institution या ओवर यूज ऑफ डिजिटल डिवाइस इन स्कूल्स? तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है, inadequate quality of teacher training institutions। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, वन ऑफ द सॉल्यूशंस टू रिड्यूस स्कूल बैग वेट इज एडिंग मोर होमवर्क, इंक्रीजिंग टेक्स्ट बुक साइज, यूज ऑफ डिजिटल कंटेंट एंड लॉकर्स या एक्सटेंडिंग स्कूल आवर्स? तो वन ऑफ द सॉल्यूशन टू रिड्यूस स्कूल बैग वेट इज यूज ऑफ डिजिटल कंटेंट एंड लॉकर्स। लॉकर्स का मतलब ये है कि स्कूल में ही बच्चों की कुछ जो ऐसे लैब मैनुअल्स होती हैं या कुछ जो बुक्स होती हैं जिनको डेली पढ़ाया जा रहा है, वर्क बुक्स हैं, उनको स्कूल में ही स्टोर करवा देना, रखवा देना।
क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज रेगुलेट टीचर एजुकेशन इन इंडिया? यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीईआरटी या एनसीटीई? सो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, एनसीटीई। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, वन ऑफ द मेजर कॉन्करेंट इश्यूज इन टीचर एजुकेशन इज लैक ऑफ स्टूडेंट्स इन प्राइमरी स्कूल्स, absence of school infrastructure, disparity between theory and practical training, या फिर ओवर एम्फेसाइज ऑन फिजिकल एजुकेशन। तो क्या है वन ऑफ द मेजर कॉन्करेंट इशू, क्या है आजकल का मेन, कि डिस्पैरिटी बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। थ्योरेटिकल ज़्यादा पढ़ रहे हैं लेकिन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग उतनी नहीं हो रही है, दोनों में बैलेंस नहीं है। चलिए 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट आते हैं 51 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रपोज सोल्यूशन टू इम्प्रूव टीचर क्वालिटी इन इंडिया? रिड्यूसिंग ट्रेनिंग ड्यूरेशन, इनकरेज सेल्फ लर्निंग ओनली, कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड इन सर्विस ट्रेनिंग, या फिर रिलाइंग ऑन ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स? तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है, कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड इन सर्विस ट्रेनिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर इशू फेस्ड बाय डिस्टेंस एजुकेशन इन इंडिया? हाई स्टूडेंट टीचर रेशियो इन क्लासरूम्स, लैक ऑफ ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म्स, लिमिटेड एक्सेस टू टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी, या फिर ओवर क्राउडिंग इन अर्बन यूनिवर्सिटीज? तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है, लिमिटेड एक्सेस टू टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट्स डिस्टेंस एंड ओपन एजुकेशन इन इंडिया? यूजीसी, डीईबी, एआईसीटीई, सीबीएसई या एनसीटीई? तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, यूजीसी एंड डीईबी। डाइट्स फॉर एस्टेब्लिश्ड प्राइमरी फॉर यूनिवर्सिटी एजुकेशन, लेवल रिसर्च, डिस्ट्रिक्ट लेवल टीचर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन इंप्रूवमेंट, या फिर नेशनल एजुकेशन रिफॉर्म्स? तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल टीचर ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल इंप्रूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्करेंट इशू इन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग इन इंडिया? लो लर्नर एंगेजमेंट एंड हाई ड्रॉप आउट रेट्स, लैक ऑफ स्टूडेंट ऑटोनॉमी, टू मैनी ट्रेंड फैकल्टीज, या फिर ओवर यूज ऑफ फिजिकल टेक्स्ट बुक? तो यहाँ पर क्या है, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग इन इंडिया कॉन्करेंट इशू आजकल का क्या है, यहाँ पर लो लर्नर एंगेजमेंट एंड हाई ड्रॉप आउट रेट्स, बहुत ज़्यादा लोग ड्रॉप आउट कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 56, व्हाट इज द सिग्निफिकेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव प्रमोटिंग एन ओपन एजुकेशन इन इंडिया? PMKVY, स्वयं, NPTEL या रूसा? तो यहाँ पर स्वयं है जो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिससे ओपन एजुकेशन के प्रमोट करता है। नेक्स्ट आता है, व्हाट इज द मेजर चैलेंज फेस्ड बाय टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन इन इंडिया? ओवर एम्फेसाइज ऑन लिबरल आर्ट्स, लैक ऑफ इंटरनेशनल फैकल्टी, एक्सेस ऑफ रूरल कॉलेज, या फिर स्किल मिसमैच बिटवीन ट्रेनिंग एंड इंडस्ट्री नीड? तो टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन का मेजर चैलेंज है ये स्किल मिसमैच बिटवीन ट्रेनिंग एंड इंडस्ट्री नीड। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, which government initiatives aim to promote skill development and vocational training in India? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, PMKVY, मिड डे स्किल मील स्कीम, या फिर डिजिटल इंडिया? तो स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग इज प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं, अंडर विच पॉलिसी वाज यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन एम्फेसाइज्ड फर्स्ट? NEP 1986, 2009, 2020 या कोठारी कमीशन? तो प्राइमरी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सब प्राइमरी एजुकेशन जो है वो NEP 1986 फर्स्ट टाइम। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं, अ मेजर एकेडमिक चैलेंज फॉर हायर एजुकेशन स्टूडेंट इन इंडिया इज लैक ऑफ कोर्स ऑप्शंस, आउटडेटेड करिकुलम, टू मैनी एग्जाम्स या स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन पॉलिसीज? तो मेजर एकेडमिक चैलेंज फॉर हायर एजुकेशन के लिए है आउटडेटेड करिकुलम। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे, NEP 1992 emphasize education as a tool for national industrial development only, personal entertainment, social and national integration, या फिर religious promotion? सो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होता है, NEP 1992 में सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन की बात की गई थी। व्हाट इज द मेन रोल ऑफ NCTE इन एजुकेशन, इंडियन एजुकेशन? कंडक्टिंग स्कूल एग्जाम्स, regulating teacher education and setting standard for teacher training, designing school textbook, या फिर managing university admissions? तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है, regulating teacher education and setting standards for teacher training। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, which agency is responsible for accrediting higher education institutions in India? NCTE, NCERT, SCERT या फिर NAAC, NAAC?
तो अभी एक्रेडिटिंग हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, NAC। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। NEPA, NUEPA, known as NIPA, mainly focus on curriculum development, एग्जामिनेशन बोर्ड मैनेजमेंट, एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन या टीचर रिक्रूटमेंट। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है, एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसी पर इसके फोकस में बढ़ जा सकते हैं, इसके बारे में पूछा जा सकता है, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, कब ये स्टैब्लिश हुआ ये पूछा जा सकता है। इसी तरीके से पूरा आपका जो सिलेबस में दिया हुआ है कंप्लीट PDF नोट्स में आपका पूरा इसी तरीके से सीक्वेंस वाइज जितना आपका ऑब्जेक्टिव पेपर में क्वेश्चंस बनते हैं सारे पूछे गए हैं। जब आप इससे पहले ईयर का भी PYQ मैंने अपलोड किया हुआ है, आप उसको भी जरूर चेक करिएगा, आपको आइडिया लगेगा कि पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे जब डेट्स वगैरह आ जाती हैं तो वो आपको प्रॉपर याद करनी होती है। PDF नोट्स के लिए फिर से बताना चाहूंगी कि आप मेरी वेबसाइट learn2teachhub.com पर जाके पेड नोट्स परचेज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। One key advantage of open education is it is available only to urban student. It limits flexibility in learning. It provides free and flexible access to learning resources. या फिर it requires full time classroom attendance. तो open education का मतलब है it provides free and flexible access to learning resources. चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। लैंग्वेज बैरियर इन हायर एजुकेशन मोस्टली अफेक्ट्स रूरल एंड रीजनल लैंग्वेज स्टूडेंट्स फ्रॉम इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, अर्बन स्टूडेंट्स या फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ओनली। तो लैंग्वेज बैरियर हमारा हो जाएगा रूरल एंड रीजनल लैंग्वेज स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। व्हाट इज द एजुकेशनल स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस्ड बाय NEP 2020 फॉर स्कूल एजुकेशन? 10+2, 5+3+3+4, 3+5+2+2 या फिर 4+4+4+4। सो यहाँ पर ऑप्शन बी इज करेक्ट, 5+3+3+4। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। NCERT वर्क्स एट विच लेवल ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया? सेंट्रल, इंटरनेशनल, स्टेट या डिस्ट्रिक्ट? सो NCERT कहाँ पर वर्क करती है? सेंट्रल लेवल पर। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। अंडर RTE व्हाट परसेंटेज ऑफ सीट्स मस्ट प्राइवेट स्कूल रिजर्व फॉर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन? तो ये सभी को पता है 25%। ओके। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। व्हाट इज द मेन गोल ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन? UEE to provide free higher education, to ensure free and compulsory education for children aged 6 to 14, to train college teachers या फिर to offer vocational training to adults. So option B यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, to ensure free and compulsory education for all children aged between 6 to 14 years. Which constitutional amendment made education a fundamental right for children in India? 42nd, 61st, 86th या 73rd? तो एजुकेशन को फंडामेंटल राइट 86th अमेंडमेंट एक्ट में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। द नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल यानी NAC वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? 86, 94, 2000 या 2009? तो इट इज एस्टैब्लिश्ड इन 1994। विच प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू अचीव यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन? तो इसके लिए कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया गया? मिड डे मील, स्किल इंडिया मिशन, SSA या फिर डिजिटल इंडिया कैंपेन? तो यूनिवर्सलाइजेशन के लिए सर्व शिक्षा अभियान को लॉन्च किया। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। व्हाट इज अ कॉमन फाइनेंशियल यूज फेस्ड बाय स्टूडेंट इन हायर एजुकेशन? टू मैनी स्कॉलरशिप्स, अनअवेलेबिलिटी ऑफ लोन्स या हाई ट्यूशन फीस या लैक ऑफ बैंक्स? तो कॉमन फाइनेंशियल इश्यूज क्या हो जाता है? हाई ट्यूशन फीस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। One major challenge in achieving universalization of elementary education in India is too many universities, language diversity in college, dropout rate and lack of infrastructure in rural areas, या overuse of digital tools in education. One major challenge है universalization of elementary education के लिए dropout rate and lack of infrastructure in rural areas. Question number 76 देखेंगे। What is the primary aim of vocalization of secondary education in India? To prepare students for university entrance exam, to promote only academic excellence, to eliminate arts education या to equip students with job oriented practical skills? तो vocationalization of secondary education का primary aim है to equip students with job oriented practical skills. Question number 77 देखेंगे। learning to be the dollar reports emphasize physical education, personal development and self fulfillment, जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग या फिर लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस? तो लर्निंग टू बी इज पर्सनल डेवलपमेंट एंड सेल्फ फुलफिलमेंट। क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे। वोकेशनल स्टूडेंट्स इन सेकेंडरी स्कूल्स आर सब्जेक्ट्स इन सेकेंडरी स्कूल्स आर इंट्रोड्यूस टू
मेक एजुकेशन मोर थ्योरेटिकल, प्रमोट अर्ली स्पेशलाइजेशन इन आर्ट, रिड्यूस द इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस या प्रोवाइड प्रैक्टिकल स्किल्स अलाइंड विद एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, वोकेशनल सब्जेक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं, व्हाट डज कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन प्राइमरीली रिफर टू? एजुकेशन प्रोवाइडेड ओनली बाय गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, ट्रीटिंग एजुकेशन एज ए बिजनेस प्रॉफिट, या फिर एजुकेशन फ्री एजुकेशन फॉर ऑल, या फिर एजुकेशन फोकस्ड ओनली ऑन आर्ट्स। तो कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का मतलब क्या हो गया? ट्रीटिंग एजुकेशन एज ए बिजनेस फॉर प्रॉफिट। पहले क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, विच इज द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडियन एजुकेशन इन इंडिया? नेगेटिव इफेक्ट क्या हुआ? इंक्रीज गवर्नमेंट कंट्रोल, इम्प्रूव्ड एक्सेस फॉर ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, rise in educational cost making it less affordable for poor students, या फिर enhanced public funding। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है कि प्राइवेटाइजेशन से बहुत ज़्यादा फीस हाई हो गई, जिसकी वजह से पुअर स्टूडेंट्स उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। 81 नंबर का क्वेश्चन है, वन मेजर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिटोरेटिंग एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स इन इज हाई लिटरेसी रेट, ग्रोथ ऑफ प्राइवेट सेक्टर जॉब्स, इंक्रीज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयबिलिटी एंड अमंग ग्रेजुएट्स, या फिर इंक्रीज स्कूल इनरोलमेंट। तो एजुकेशनल स्टैंडर्ड जो डिटोरेट हो गया उसका सबसे इंपॉर्टेंट या मेजर कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो गया? इंक्रीज अनएम्प्लॉयबिलिटी एंड अमंग ग्रेजुएट्स। क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे, इग्नू वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर टू प्रमोट डिस्टेंस एजुकेशन? 1985, 1990, 1992, 2000। सो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, 1985। नेक्स्ट देखते हैं, वोकेशनल एजुकेशन वाज एम्फेसाइज्ड एज अ पार्ट ऑफ 10+2+3 स्ट्रक्चर बाय विच कमीशन? मुदालियर, कोठारी, एनईपी 2020 या जनार्दन रेड्डी कमेटी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है, कोठारी कमीशन। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं, व्हाट इज वन रीजन विच में प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस चार्जेस हाई फीस? गवर्नमेंट रेगुलेशन, टू कवर हायर ऑपरेशनल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट एंड प्रॉफिट मोटिव्स, रिड्यूस टीचर सैलरी, टू प्रमोट फ्री एजुकेशन। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, टू कवर हाई ऑपरेशनल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट एंड प्रॉफिट मोटिव्स। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं, प्राइवेटाइजेशन इन एजुकेशन ऑफन लीड्स टू यूनिफॉर्म क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अक्रॉस ऑल स्कूल, इंक्रीज्ड कॉम्पिटिशन एंड समटाइम्स इम्प्रूव्ड क्वालिटी, एलिमिनेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स, या फिर डिक्रीज ड्रॉप आउट रेट्स ऑटोमेटिकली। सो प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या हो जाता है? इंक्रीज्ड कॉम्पिटिशंस एंड समटाइम्स इम्प्रूव्ड क्वालिटी। तो प्राइवेटाइजेशन से एक ये भी फायदा हो गया है कि कंपटीशन इंक्रीज हो गया और क्वालिटी कहीं ना कहीं इम्प्रूव हो जा रही है, क्योंकि सरकारी स्कूल का तो हालत आप लोग देख ही रहे हैं। NCERT was developed in which year? 1955, 1986, 1976 या फिर 1961। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, 1961। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87, which of the following is a challenge posed by commercialization of education? Widespread free education, compromise on education quality due to profit focus, better teacher training program, या greater government funding। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होता है कि चैलेंज एक ये भी हो जाता है कि कॉम्प्रोमाइज होने लगता है एजुकेशन क्वालिटी पे, प्रॉफिट पे फोकस ज़्यादा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे, व्हाट इज द मेजर कंसर्न रिलेटेड टू एग्जामिनेशन सिस्टम्स इन इंडिया? टू मैनी प्रैक्टिकल एग्जाम्स, एक्सेसिव फोकस ऑन रोट मेमोराइजेशन एंड मार्क्स, लैक ऑफ एनी एग्जाम्स, या फिर टू मच यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्जाम्स। तो मेजर कंसर्न क्या है? ऑप्शन नंबर बी, एक्सेसिव फोकस ऑन रोट मेमोराइजेशन एंड मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे, व्हाट इज द मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ द करंट एग्जामिनेशन सिस्टम इन इंडिया? इट एनकरेजेस क्रिएटिविटी, इट इवेल्युएट्स ओवरऑल पर्सनैलिटी, इट प्रमोट्स रोट लर्निंग, या फिर इट इज कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, इट प्रमोट्स रोट लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे, विच रिफॉर्म इज एम टू रिड्यूसिंग स्ट्रेस एंड रोट लर्निंग इन इंडिया? एग्जामिनेशन, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, ओनली फाइनल ईयर एग्जाम्स, रिमूविंग इंटरनल असेसमेंट, या फिर इंक्रीजिंग एग्जाम ड्यूरेशन। तो विच रिफॉर्म है रिड्यूसिंग स्ट्रेस? कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं, करिकुलम ओवरलोड एट द प्राइमरी लेवल कैन लेड टू बेटर ग्रेड्स, हायर अटेंशन, स्टूडेंट डिसएंगेजमेंट एंड ड्रॉप आउट, या फिर इंक्रीज्ड पार्टिसिपेशन। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है, स्टूडेंट डिसएंगेजमेंट एंड ड्रॉप आउट। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर टीचर्स प्रपोज बाय NEP 2020? 6 ईयर डिग्री, 8 ईयर डिग्री, या 4 ईयर इंटीग्रेटेड BEd डिग्री, या फिर नो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड। सो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री।
क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं, विच मेजर इज सजेस्टेड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन एग्जामिनेशन? इंक्रीज इन theoretical questions, use of formative and summative exams, assessments, reducing syllabus and content without evaluation changes, या फिर eliminating internal assessments. तो क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर क्या हो जाएगा? विच मेजर इज सजेस्ट टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट। बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं, व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑन एग्जामिनेशन स्टैंडर्ड्स? improved transparency in results, increased access to quality education for all, pressure on an institution to maintain high pass rates, sometimes compromising standards, या फिर यूनिफॉर्म सिलेबस अक्रॉस ऑल स्कूल्स। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, प्रेशर ऑन इंस्टीट्यूशंस टू मेंटेन हाई पास रेट्स, समटाइम्स कंप्राइजिंग स्टैंडर्ड्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 95 नंबर का क्वेश्चन है, मल्टी डिसिप्लिनरी करिकुलम इन हायर एजुकेशन हेल्प्स टू कंफ्यूज स्टूडेंट्स, लिमिट जॉब अपॉर्चुनिटीज, प्रमोट होलिस्टिक एंड फ्लेक्सिबल लर्निंग, या फिर रिड्यूस नंबर ऑफ कोर्सेज। तो मल्टी डिसिप्लिनरी करिकुलम का मतलब क्या हो जाता है? प्रमोट होलिस्टिक एंड फ्लेक्सिबल लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं, SCERT इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम, डेवलपिंग स्टेट लेवल करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक, टीचर रिक्रूटमेंट, या फिर टेक्निकल एजुकेशन रेगुलेशन। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है, डेवलपिंग स्टेट लेवल करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं, डाइट वर एस्टैब्लिश्ड अंडर विच पॉलिसी? NEP 1968, NEP 1986, RTE एक्ट 2009, या फिर NEP 2020। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है कि डाइट को सबसे पहले एस्टैब्लिश किया गया था 1986 की पॉलिसी में। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं, ड्रॉप आउट रेट्स एट द सेकेंडरी लेवल आर ऑफन हायर ड्यू टू मैनी को-करिकुलर एक्टिविटीज, रिजिड एग्जामिनेशन सिस्टम एंड एकेडमिक प्रेशर, इंटरैक्टिव क्लासरूम सेशंस, या फिर स्कॉलरशिप एंड इंसेंटिव्स। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, रिजिड एग्जामिनेशन सिस्टम एंड एकेडमिक प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं, अ की स्ट्रेटजी टू रिड्यूस ड्रॉप आउट इन हायर एजुकेशन इज रिमूविंग प्रैक्टिकल MCQs, कंपल्सरी अटेंडेंस, रिड्यूसिंग सब्जेक्ट चॉइसेस, या फिर एस्टेब्लिशिंग एकेडमिक बैंक्स ऑफ क्रेडिट। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। एंड द लास्ट 100 क्वेश्चन है, NEP 2020 emphasizes multidisciplinary and holistic education, सेंट्रलाइज एजुकेशन ओनली साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन, या फिर प्राइवेटाइजेशन विदाउट रेगुलेशन। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, मल्टी डिसिप्लिनरी एंड होलिस्टिक एजुकेशन। तो यहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। अगर वीडियो यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगता है तो लाइक और कमेंट जरूर किया करिए, और जो लोग पेड नोट्स परचेज करना चाहते हैं वो वेबसाइट पर जाकर पेड नोट्स परचेज कर सकते हैं। चलिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।